वर्ष 2023 नारी एक रूप अनेक। तो एक रूप आपके सामने ये भी आया है और मैं पहली बार यहाँ पर आके इतनी गदगद हो चुकी हूँ कि जब मुझे बताया गया कि मैडम यहाँ पे बच्चों का एक प्रोग्राम होने वाला है, स्कूल है जहाँ पे बेटा बेटी दोनों ही पढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक मंदिर में, जिसे माँ सरस्वती का मंदिर कहा जाता है, मंदिर में आके माँ सरस्वती की पूजा करने का एक और मौका मिल गया। हालांकि मैं स्कूल में नहीं पढ़ती हूँ, पर फिर भी मुझे माँ सरस्वती ने यहाँ पर बुलवा लिया है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज आपके समक्ष भी हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। मुझे ये कहा गया है कि मैं आपको ये बताऊं कि नारी सशक्त कैसे होती है। कैसे बता दूं कि नारी सशक्त कैसे होती है? नारी तो पैदा ही सशक्त होती है। हाँ, बस ये है कि सशक्तिकरण का एक मतलब ये होता है कि जब हम अपनी आर्थिक रूप से निर्भरता किसी और पर ना होकर स्वयं पर हो जाएं, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जब हम स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो ये असली सशक्तिकरण होता है। और सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी पारिवारिक वैल्यूज को भूल जाएं, अपने संस्कारों को भूल जाएं, क्योंकि हमारे संस्कार का जो सेतु है वो नारी है। क्या मैं गलत हूँ? कहते हैं ना, अभी एक बेटी कुछ बेटियों का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ये एक शायद एक शब्द, एक वाक्य कहा गया था कि सास कहती है कि परंपराओं से जुड़े रहो। सास ने हमें परंपराओं से बांध दिया। सास परंपराओं से बांधती नहीं है, सास तो परंपरा की सेतु है जो बताती है कि परंपराओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उसमें क्या सुधार करना चाहिए, वो हम पर निर्भर करता है। तो किसी भी रिश्ते को कहते हैं ना कि पति ने क्या कहा था, क्यों मैडम क्या बोला आपने? पति ने क्या कहा था आपसे कि खाना कैसा बना है, कि खाना कैसा बना है, इसमें स्वाद ही नहीं है। इसमें स्वाद नहीं है। तो पति को हमें ये समझाना पड़ेगा कि स्वाद खाने में नहीं होता है, बनाने वाले के हाथों में होता है, उसकी भावनाओं में होता है। ठीक है, खाना तो हर जगह बनता है और कहीं भी हम होटल में जाए, रेस्टोरेंट में जाए, तो अधिकतर हम ये पाते हैं कि वहाँ पे पुरुष वर्ग ही खाना बनाता है ना। कभी हमने महिलाओं को अधिकतर देखा नहीं है कि वहाँ पे खाना बनाता है। पर घर का खाना फिर भी मजेदार क्यों होता है? क्योंकि वो एक महिला के हाथ से बनाया जाता है, और वो महिला किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे माँ, बहन, पत्नी, बेटी, किसी भी रूप में हो सकती है। तो भावनाओं का सम्मान करें, ठीक है। और क्या कहा था मैडम? बस ये दो ही रिश्तों को अपन ऐसा कह रहे थे ना कि पति और सास। हमें अपने प्रति दूसरों की भावनाओं को कैसे बदलना है, ये निर्भर हम पर स्वयं पर करता है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उत्पीड़न के रूप में आती हैं, अत्याचार के रूप में आती हैं, तो वो अत्याचार को संस्कार ना बनने दे किसी का, ये भी हम पे ही निर्भर करता है। देखिए, पृथ्वी गोल घूमती है सूर्य के, ठीक है ना, और चंद्रमा बनता है। हम वो पृथ्वी है कि अगर परिवार से हट जाएंगी तो विनाश का कारण बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी महत्ता अपने परिवार में स्वयं स्थापित करना है, समाज में स्वयं स्थापित करना है, किसी पे निर्भर रह के नहीं करना है। हालांकि सशक्तिकरण के आज आपको समाज में बहुत उदाहरण मिल जाते हैं। यदि हम महामहिम राष्ट्रपति से शुरुआत करें तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आता है। उनके पहले भी एक महिला महामहिम डॉक्टर प्रतिभा भी रही हैं, सभी को याद होगा। उनके पहले भी एक महिला जो प्रधानमंत्री के रूप में इतनी सशक्त रही है कि 1975 हम आज भी नहीं भूल पाते हैं। उन्होंने हमें बता दिया कि राजनीति की कैसे जाती है, और यदि कोई हमारे खिलाफ जाता है तो उसे दबाया भी कैसे जाता है। हालांकि वो राजनीति का विषय है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि उनका भी सामना किसी महिला ने ही किया था जो बताया था कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। इसके बाद अगर मैं नाम लेना चाहूँ कि सदन में आपने सोनिया गांधी का भी नाम सुना है कि उन्होंने अपने पति के लिए और अपने बेटे के लिए
उस बात का त्याग कर दिया जो प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता, परंतु फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग क्यों कर दिया? क्योंकि वो अपने परिवार की सुरक्षा चाहती थी। इतना त्याग करने की भावना भी आसानी से नहीं हो पाती है। अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें, यदि हम सुषमा स्वराज की बात करें, तो देखिए जब सुषमा स्वराज ने विदेश में जब उन्हें बुलाया गया था, तो वहां पे उन्होंने जब शिव तांडव का संस्कृत में उद्बोधन दिया था, तो कोई ऐसा बंदा नहीं था विश्व का वहां पर बैठने वाला जिसकी आंखों में आंसू नहीं था, सम्मान की भावना नहीं थी, ऐसा कोई बंदा नहीं था। ये स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, चाहे जिसका भी नाम ले लो, या महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम ले लो, वो पैदा हमारे ही घरों में होती है और तैयार उसे एक माँ करती है। माँ मतलब एक महिला ही तो तैयार करती है ना। तो कैसे हम अपने आप को, स्वयं को कमजोर पालेंगे? आज मुझे भी तैयार किया गया है इस मंच पे बोलने के लिए। इस मुकाम पे अगर मुझे किसी ने लाया है तो मेरी माँ का हाथ इसके पीछे है कि किस तरह उन्होंने इतना संघर्ष करके मुझे इस यहाँ तक पहुँचाया है। एक एक पल में उनके संघर्षों को याद करती हूँ, एक एक पल याद करती हूँ, और हर पल जब मैं उनको याद करती हूँ तो हर पल मेरी आँख से उनके प्रति सम्मान का एक अश्रु जरूर बहता है। यही चीज हमें अपनी बेटियों को सिखाना है। हाँ, ये मेरे यहाँ पे एक छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई हैं जो शायद 8 साल से कम की हैं, 8 साल से कम की हैं। यहाँ पे उनके माता पिता भी हैं क्या? यदि माता पिता हैं तो मुझे हाथ ऊंचा करके थोड़ा सा बता दे। यहाँ पे कितने बच्चों के माता पिता आए हुए हैं? कम ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे दमोह जिले में बच्चों के लैंगिक अत्याचार, लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध जो अधिनियम बनाया गया है 2012 में, जिसे पाक्सो अधिनियम कहा जाता है, मैं उसकी स्पेशल जज हूँ। बच्चों के लिए स्पेशल जज हूँ मैं। तो बेटियों के लिए और बेटों के लिए मैं आप सभी को, चाहे आप हो सकता है आपके बेटे बच्चे यहाँ ना हो, या जो यहाँ पे संख्या बेटी हैं वो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, विशेष ध्यान रखिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, और मोबाइल का भी उतना ही उपयोग करने दीजिए जितना आप उनके ऊपर नियंत्रण कर सकें। यदि आप मोबाइल का उपयोग उनको अनियंत्रित तरीके से करने देंगे तो महिला सशक्तिकरण की बात तो दूर, हम अपने परिवार को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, न संस्कारों में न किसी और चीज में। ठीक है, तो आप मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखने का प्रयास करें। और दूसरा ये कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे बात करते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सेक्सुअल ऑफेंस बच्चों के खिलाफ काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और ये वाली बात सबसे ज्यादा माएँ बता सकती हैं अपनी बेटियों को, और पिताजी बता सकते हैं अपने बेटों को। उनको विशेष नॉलेज दीजिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। यदि आप स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि शिक्षक और शिक्षिकाएं जो पढ़ाती हैं उनको भी इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा किस तरीके से की जाए। बच्चों को उनका नाम, नंबर अपने डायरी वगैरह में लिख के जरूर दीजिएगा। स्कूल में भी ये फैसिलिटीज होना चाहिए कि बच्चों की सारी जानकारी शिक्षक शिक्षिकाओं को हो। कोशिश भी ये करिएगा कि जब बच्चों को घर यहाँ से स्कूल पहुँचाया जाता है या स्कूल से घर ले जाया जाता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी अपने साथ साथ स्कूल की भी होती है। तो स्कूल के ऊपर भी एक विशेष कर्तव्य बन जाता है कि बच्चे स्कूल से घर अच्छे से और सुरक्षात्मक तरीके से पहुँच जाए। इसके अलावा मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करूंगी कि आपने मुझे इतने गौर से सुना, यहाँ बुलाया, आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं आपके लिए बहुत बहुत सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।